जी, क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 2.4 सवाल है फाइंड द टेंजेंट्स ऑफ द एंगल्स उस वर्टिसेस। अब ये टेंजेंट्स ऑफ द एंगल्स किनके टेंजेंट्स कह रहे हैं? तीन वर्टिसेस आपको दिए हैं और आप जानते हैं जब भी सवाल में तीन वर्टिसेस दिए जाएं तो वो आपसे क्या कहेगा? एंगल्स, आपको ट्राइंगल बताएगा। जैसे एक है आपके पास 4,1, 4,1, एक है आपके पास -1,3 और एक है आपके पास -5, -2। तीन वर्टिसेस आपके पास मौजूद हैं जी। एक वर्टेक्स है आपके पास 4,1, इसको हमने ए का नाम दिया हुआ है बुक के अंदर, बी है -1,3 और सी है -5, -2। इन्होंने टेंजेंट्स के एंगल्स निकालने को कहे हैं। टेंजेंट्स के एंगल्स मतलब एंगल ए निकालने को कहा है, एंगल बी निकालने को कहा है, एंगल सी निकालने को कहा है। और ये टेंजेंट्स का वर्ड क्यों यूज हो रहा है मुझे बताओ? क्या परपेंडिकुलर या पैरेलल कंडीशन तो नहीं है? तो एंगल अगर परपेंडिकुलर या पैरेलल होता तो फिर तो हम निकाल लेते, लेकिन अगर एंगल कोई दूसरा कोई भी एक्यूट एंगल या कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल प्रोड्यूस कर रहा हो तो हम tan थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। tan थीटा बराबर है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। और आपको पता है स्लोप का फायदा क्या होता है? स्लोप आप किस तरह, आपको किस तरह, जो सबसे बड़ा स्लोप हो वो हम पहले लिखते हैं m1। लेकिन साथ साथ आज आपने एक और चीज भी समझनी है। यहां पर कितनी लाइंस मौजूद हैं? 3 लाइंस, ठीक है। तो यानी कितने स्लोप होंगे? 3। ए से बी तक क्या कहलाएगा? m1, बी से सी तक क्या कहलाएगा? m2, सी से ए तक क्या कहलाएगा? m3। ऐसी स्लोप होगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? मैं ए बी की मदद से स्लोप 1 निकालूंगा। स्लोप का फॉर्मूला तो पता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ए बी की मदद से स्लोप 1 निकालूंगा, बी सी की मदद से स्लोप 2 निकालूंगा, ए सी की मदद से स्लोप 3 निकालूंगा। तीनों स्लोप तो आ जाएंगे। अब बात आएगी टेंजेंट्स के एंगल्स की। सबसे पहले हम स्लोप निकालते हैं। सबसे पहले आपने क्या लिखा? लेट a 4,1 b -1,3 and c -5, -2 are the vertices of a triangle। ठीक है। अच्छा, ट्राइंगल्स हमने देखा कि वो बन रहा है ट्राइंगल्स की तरह, ठीक है। सबसे पहले अब हमें क्या करना होगा? अब हम लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे। स्लोप ऑफ ए बी। अब स्लोप ऑफ ए बी के लिए बेटा सबसे पहले ए का वर्टेक्स आएगा 4,1 जिसको हमने नाम दिया x1 y1, बी का वर्टेक्स है -1,3 x2 y2। फॉर्मूला क्या होता है भाई स्लोप का? m1 निकाल रहे हैं आप, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। बकायदा आप लिख सकते हो ए बी का स्लोप है, स्लोप ऑफ ए बी। पीछे लिख दीजिएगा स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है। y2 की वैल्यू क्या है भाई? 3 - 1 -1 -4 2 -5, तो स्लोप आपका हो गया -2/5। क्या हो गया? -2/5, ठीक है। ये आपका m1 निकला। फिर हम क्या निकालेंगे? स्लोप ऑफ BC। अच्छा, BC का जो स्लोप होगा उसके लिए हम कौन से दो वर्टेक्स लेंगे? B -1,3 x1 y1
सी के लिए क्या होगा, -5 -2 x2 y2 m2 बराबर हो जाएगा y2 -y1 डिवाइडेड बाय x2 -x1, y2 की वैल्यू -2 -3 -5 -1, तो m2 क्या होगा भाई, माइनस का 5 और माइनस का 5 प्लस का 1 माइनस का 5 माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल 5/4, ठीक है। अच्छा, अभी इस डायग्राम को हम प्लेन पे बनाएंगे, डायग्राम अभी हमने रफली बनाई है बट हमें डायग्राम प्लेन पे बनानी है, आपको पता है। तो m2 निकला आपका 5/4, ठीक है। अच्छा, स्लोप ऑफ क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ CA, स्लोप ऑफ CA या AC। तो बताइए बेटा, सबसे पहले हम C का वर्टेक्स लिखेंगे। C क्या है आपके पास, -5 -2, इसको हम नाम देंगे x1 y1 का, और A का वर्टेक्स है 4 1 x2 y2, स्लोप नंबर 3 निकाल रहे हैं भाई हम, y2 -y1 डिवाइडेड बाय x2 -x1। तो सबसे पहले हम 1 -2, x2 हो गया 4 -5 जी, 1 + 2 4 + 5 ये 3/9, इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3, पॉजिटिव 1/3 जी, पॉजिटिव 1/3। स्लोप ऑफ CA भी आ गया, दो वैल्यूज, दो स्लोप पॉजिटिव निकले हैं और एक स्लोप कौन सा निकला है बेटा आपका, एक स्लोप आपका नेगेटिव निकला है, ठीक है। डायग्राम तो अब हम बनाएंगे, डायग्राम को प्लेन के ऊपर बनाएंगे प्रॉपर्ली। अभी तक तो इतनी बात समझ में आई है, ठीक है। स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ CA, स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ CA, तीनों निकाल लिए। इन तीनों स्लोप का काम क्या है, क्योंकि बेटा बड़ा गौर से सुनना, इन तीनों स्लोप का वर्क क्या है, देख ले भाई। अगर मैं एंगल A निकालना चाहता हूं टेंजेंट की मदद से, तो tan A का फॉर्मूला लगेगा। एंगल B निकालना चाहता हूं टेंजेंट से, तो टेंजेंट के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, tan B, और इसके लिए क्या लगेगा, tan C। लेकिन अब इसमें ना मसला ही है कि जब मैं tan A की बात करूंगा बेटा, गौर से सुनिएगा, जब मैं tan A की बात करूंगा, सबसे अहम बात बता रहा हूं, tan A की जब मैं बात करूंगा तो कौन से दो स्लोप की बात होगी, M1 और M3 की। जब मैं M2 tan B की बात करूंगा तो कौन से दो स्लोप की बात होगी, M1 और M2। जब मैं tan C की बात करूंगा, C का एंगल निकालना है, तो कौन से दो एंगल की बात होगी, M2 और M3। तो इसके एंगल कहां रहेंगे, मतलब एरो तो कहीं लगता हुआ नजर नहीं आ रहा, और ना ही सवाल में कहीं मेंशन है कि किस लाइन से कहां पर एंगल बन रहा हो। तो जब दो से ज्यादा लाइनें दे दी जाए और उनके दरमियान के एंगल्स निकालने हो बेटा, तो इसका तरीकेकार क्या होता है, आप एंगल को एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। गौर से देख लीजिए, बड़ी अहम बात बता रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा डिसीजन यहां पर ऐसा हो जाएगा कि तुम यहां पर M1 पहले लिखो या M2, तुम परेशान हो जाओगे, या M1 पहले लिखो या M3 पहले लिखो, तुम परेशान हो जाओगे। तो तुम्हें इस चीज को मैं समझा रहा हूं कि जब भी तुम इस तरह के देख लो जहां पे तुम्हें एरो ना पता हो, ना सवाल में ये चीज लिखी हो कि एंगल कहां से किस लाइन तक बन रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ऐसे होता है, कैसे बनाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। इसका भी एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एरो बनेंगे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे एरो, ठीक है। तीनों आपने एंगल कौन से बना दिए, एंटी क्लॉकवाइज। अब और से देखिएगा, जब मैं ए के एंगल की बात कर रहा हूं तो पहले क्या लिखूंगा, M3, फिर क्या लिखूंगा, M1। जिस तरफ एरो आ रहा होता है फॉर्मूले में हम कोई चीज लिखते हैं। एंटी क्लॉकवाइज इसमें बताओ, सबसे पहले क्या लिखूंगा, M1, फिर क्या लिखूंगा, M2। एंटी क्लॉकवाइज इसका बताओ, M2 और M3। तो ये एंटी क्लॉकवाइज आप एंगल्स में स्लोप को लेंगे। तो हम सबसे पहले गौर से देख लीजिए, यहां तक का कॉपी तो हो गया सबका। अब हम सबसे पहले निकालने जा रहे हैं यहां पर, अब हम निकालने जा रहे हैं बेटा फॉर एंगल ए। ये आप लिख सकते हो फॉर एंगल ए। अगर मुझे एंगल ए निकालना है
तो बेटा tan A इसका फॉर्मूला हो जाएगा। फॉर्मूले में कौन से दो सिंबल इस्तेमाल किए जाएंगे स्लोप के, कौन सी दो स्लोप इस्तेमाल किए जाएंगे, M1 और M3, जिसमें M3 पहले लिखेंगे, M1 बाद में लिखेंगे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह है ये, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में एरो पहले M3 पर है तो M3 आ गया। M3 की वैल्यू क्या निकाली है, 1/3 माइनस, और M1 की वैल्यू क्या निकाली है, -2/5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 और M3, ठीक है। यहां तक हमने तमाम वैल्यूज को पुट कर दिया। अब काम क्या होगा, जी चले बेटा अब इसको सॉल्व करना है। तो tan A बराबर है 1/3 माइनस माइनस, सॉरी ये माइनस है, अच्छा 2/5 भी माइनस में था ना, 2/5 है 2/3 है, 2/5 है जी। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 2/5 होल डिवाइडेड बाय प्लस माइनस माइनस, 2 1 जा 2, 5 3 जा 15, ऊपर लेंगे एलसीएम, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, होल डिवाइडेड बाय नीचे भी लेंगे 15 का एलसीएम, 15 1 जा 15, 1 2 जा 2, तो बेटा ये 15 से 15 क्या हो गया, कैंसिल। तो आपका कितना निकल रहा है, 5 + 6 11, 5 15 माइनस 2 13। अब हमें ए निकालना है, तो tan इनवर्स एंगल जो है वो आप इतना ही लिख देंगे, tan इनवर्स 11/13, ये आपका एंगल ए निकल आया, ये आपका एंगल ए फाइंड हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अब हम कितने एंगल निकालेंगे, एंगल बी भी निकालेंगे और एंगल सी भी निकालेंगे। तो शाबाश, आइए आगे एंगल बी और एंगल सी को निकालते हैं जी। अगर अब मैं बात करूं एंगल बी की, तो कौन से दो स्लोप आ रहे हैं भाई इस एंगल बी पे, कौन सी दो लाइन आ रही है, M1 और M2, लेकिन एरो वाइज सबसे पहले क्या आना चाहिए, M1 और फिर क्या आना चाहिए, M2। तो आइए जल्दी से, शाबाश। फॉर एंगल बी, अगर एंगल बी निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan D, फॉर्मूला M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2। तो tan B बराबर हुआ, M1 की वैल्यू क्या थी, -2/5 माइनस M2 की वैल्यू क्या थी, 5/4 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 की वैल्यू 2/5 और M2 की वैल्यू है 5/4 जी। tan B ऊपर 5 4 का एलसीएम लेंगे 20 आएगा, 4 2 जा 8, 5 5 जा 25, नीचे प्लस माइनस माइनस, 2 5 जा 10, 4 5 जा 20, ठीक है। tan B बराबर हुआ, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, -8 -25 कितने हो गए, माइनस का 33 और नीचे आया 20, इसको मैं यही कर देता हूं, माइनस का 33 डिवाइडेड बाय 20 होल डिवाइडेड बाय, अब 20 का यहां भी एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 1 जा 20, 1 10 जा 10, 20 से 20 कैंसिल हो गया, -33/10, तो 33 10 से कैंसिल होता है तो पॉइंट्स में आएगी बात। तो अब आप बी निकाल लें, tan इनवर्स वहां ले जाएं, शाबाश। बी बराबर हुआ
tan इनवर्स -33/10। शाबाश, कॉपी करें यहां तक, शाबाश। और टेंजेंट सी खुद निकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, शो दैट द इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 19, शो दैट द इक्विलेटरल ट्राइंगल has congruent angles, has congruent angles, has congruent angles। जी, सबसे पहली बात, क्या इस सवाल के अंदर कहीं पर कोई वर्टेक्स गिवन है? वर्टेक्स कुछ भी गिवन नहीं है, कोई नंबर, कोई स्लोप, कोई पॉइंट, कुछ भी गिवन नहीं है। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको सपोजिशन करनी होती है। तो जल्दी से आप देखें, इक्विलेटरल ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है? जो कि जिसकी तीनों साइड्स बराबर हो और तीनों एंगल्स में क्या हो? बराबर हो। और देखिएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल की खासियत यह है, तीनों साइड्स बराबर हो और तीनों एंगल्स भी बराबर हो। एंगल्स कौन से होते हैं? 60 डिग्री। सारे एंगल्स कौन से होते हैं? 60 डिग्री। ये भी मैं आपको बता दूं, इक्विलेटरल ट्राइंगल की खासियत में ये बात है कि एंगल कौन से होने चाहिए? 60 डिग्री। और अब हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, शो दैट द इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। मुझे इसको प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट एंगल से, साइड नहीं कह रहा हूं, तो मुझे 60 डिग्री प्रूफ करना है। तो एंगल्स कैसे निकलेंगे भाई? इसी तरीके से पूरी डायग्राम बनी हुई जिसका पिछला सवाल कराया है। यानी अगर मैं आपको कहूं मुझे ये 3 वर्टिसेस मिल जाए, तो पहले मैं स्लोप 1 निकाल लूंगा, फिर स्लोप 2 निकाल लूंगा और फिर स्लोप 3 निकाल लूंगा। इस एंगल को निकालने के लिए हमें किन दो स्लोप की मदद लेनी होगी? M1 और M3 की। इसमें M1 और M2 की और इसमें M2 और M3 की। तो स्लोप जब मैं निकाल लूंगा और फिर जब मैं टेंजेंट के फॉर्मूले पर जाऊंगा तो मेरा एंगल 60 डिग्री निकलना चाहिए। लेकिन अब आपको समझना यह है कि मैं वैल्यूज कौन सी रखूं। जब मेरे पास सवाल में वर्टिसेस की वैल्यूज ही नहीं है तो मैं वैल्यूज कौन सी रखूं? तो बोर्ड पर आ जाए और इसकी वैल्यू को समझते हैं। जितना भी टाइम है हम वैल्यूज पहले कर रहे हैं, फिर दोबारा लिंक सेंड करूंगा या दोबारा आप उसी लिंक के जरिए कनेक्ट करिए। जी, ये आपके पास प्लेन पर डायग्राम ड्रॉ होगी। आप सपोज करेंगे कि डायग्राम जो है वो कहां ड्रॉ हो रही है? प्लेन पर। अब देखिए जरा गौर से, अगर ये प्लेन पर ड्रॉ हो रही है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ हो रहा है। क्या ड्रॉ हो रहा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। सही है। अब देखिए जरा गौर से, 3 वर्टिसेस अब आप खुद बनाएंगे। देखें जरा गौर से, ये पॉइंट कहां आ रहा है? ओरिजिन पर। तो पहला वर्टेक्स क्या हो गया आपका? 0,0। ठीक है। ऐसे सवाल बेटा जिनके वर्टेक्स नहीं गिवन होते, उनकी डायग्राम का तरीका एक ही होता है कि एक वर्टेक्स 0,0 पर आ रहा होगा, एक वर्टेक्स एक्स एक्सिस पर आ रहा होगा और बाकी जो भी वर्टेक्स होंगे उसको आप फिर टेक्निकली समझोगे कैसे बनता है वो। ठीक है। ए 0,0, बी का वर्टेक्स है A,0। ये A,0 कैसे आया? सुनना भाई, ये पॉइंट एक्स एक्सिस की लाइन पर है। ये पॉइंट एक्स एक्सिस की लाइन पर है। जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस की लाइन पर होता है वहां एक्स की वैल्यू तो होती है, लेकिन वाई की वैल्यू क्या होती है? 0। तो एक्स की वैल्यू तो कोई है नहीं, तो हमने क्या कंसीडर कर लिया? ए कंसीडर कर लिया। तो बी का वर्टेक्स क्या हो गया? A,0। बी का वर्टेक्स क्या हो गया? A,0 और ए का वर्टेक्स क्या हो गया? 0,0। ये दो तो आसान है। अब सवाल आता है तीसरे वर्टेक्स। अब इसको ना दो तरीके से किया जाता है, मुश्किल भी होता है और आसान भी होता है। मैं आसान तरीका आपको समझाऊंगा। मुश्किल तरीका क्या होगा? क्योंकि आप सपोज ही कर रहे हो ना, कुछ भी सपोज कर लो, जैसे 0,0, A,0। अब ये बिल्कुल बीच में पॉइंट आ रहा है, तो बी और सी का पॉइंट भी लिख सकते हैं, B,C। अगर मैंने इसको B,C से सॉल्व किया, मुश्किल हो जाएगी बात। नहीं, वो हम सपोज कर रहे हैं B,C बीच में कोई पॉइंट है। सवाल यह बनता है कि सपोजिशन तो कुछ भी कर सकते हैं ना भाई, B,C या B,D से भी कर लें, मसला नहीं है। मसला क्या है? इसको फिर बाद में बड़े
बड़े सॉल्यूशन से सॉल्व करना होगा। और अब जो मैं तीसरा वर्टेक्स की टेक्निक आपको समझा रहा हूं, देखो दो की टेक्निक तो समझ में आ रही है। एक को आपने क्या सपोज किया 0,0, एक को आपने क्या सपोज किया 1,0। तीसरे की टेक्निक आपने समझनी है। अब आ जाओ 60 डिग्री के एंगल पर। जी, मुझे यहां पर एक वैल्यू x की चाहिए और एक वैल्यू y की चाहिए, ऐसा ही है ना। x के लिए हम किसका यूज करते हैं, cos का, और y के लिए हम क्या यूज करते हैं, sin। cos 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2 और sin 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2, यही होती है। अब बस करना यह है कि ये नंबर्स हैं, ये क्या है, नंबर्स हैं। अब आप इसको वेरिएबल्स की फॉर्म में सपोज कैसे करोगे, इसको आप लिख दोगे a/2 और इसको क्या लिख दोगे a√3/2। ये दो चीजें आप सपोज करोगे सी के वर्टेक्स में, a/2 और a√3/2। और सिर्फ 60 डिग्री क्यों देखा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एंगल होता है बेटा वो 60 डिग्री होता है। तो हमने यहां पर ये टेक्निकली देखो, हमें 60 डिग्री प्रूफ करना है, तो 60 डिग्री प्रूफ करने के लिए एक वर्टेक्स ऐसा मौजूद होना चाहिए जिसमें sin 60 और cos 60 की वैल्यू बन रही हो। तो x को हमेशा हम cos से मालूम करते हैं, याद करो fx f cos थीटा, x के लिए क्या लगा हुआ है cos थीटा, fy f sin थीटा, तो y के लिए क्या लग रहा है sin थीटा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए cos थीटा, वर्टिकल एक्सिस के लिए sin थीटा। तो बताओ भाई, हमने यहां पर x की वैल्यू लिखी cos 60 से, जो कि 1/2 निकल रही थी, और हमने क्या लिखी फिर वेरिएबल भी तो सपोज करना है ना भाई। अब उस जगह पर वेरिएबल भी तो रखना है। जब आपने यहाँ वेरिएबल रखा, यहाँ वेरिएबल रखा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, सारा सॉल्यूशन किसमें होगा, वेरिएबल में होगा। लेकिन वेरिएबल को सपोज करने का तरीका क्या बनाया, a/2 यानी 1/2 से बना, और sin 60 a√3/2। तो आपके पास ये दो वैल्यूज आ गई। अब आप बताइए a से b तक आपका क्या कहलाएगा, स्लोप 1, b से c तक आपका क्या कहलाएगा, स्लोप 2, और C से A तक क्या कहलाएगा, स्लोप 3। जल्दी से यहां तक कॉपी कर लें डायग्राम समेत, फिर मैं नई लिंक में करूंगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट रह गए, तो नए लिंक में बात होगी।